वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों कई दिनों से काफ़ी परेशान थे कि सर इको के अंदर चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बनाइए, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बनाइए, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बनाइए। तो फाइनली बेटा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आप लोगों के लिए चलिए बढ़िया से बेटा अर्थशास्त्र को हम लोग बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे बेटा। तो ये गुजरात बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती हैं और अच्छे से बड़ा हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उसे मैं आपको पहले से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, हम सारी चीज़ें समझाएंगे और जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम क्वेश्चन आंसर की डिस्कस करेंगे और उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और हम आपको इको के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को समझा देंगे जिससे आपको कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको अर्थशास्त्र पढ़ने में एकदम बढ़िया तरीके से मज़ा आ जाए। बड़ा शुरू करें, चलिए। तो यहाँ पर बड़ा मैं डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए बड़ा पर एग्ज़ाम के अंदर बड़ा 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है बड़ा, या किसी स्कूल में 6 तक भी पूछेंगे। ठीक है, तो बड़ा मैं एक एक करके सारे चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ बड़ा। ठीक है, पहला चैप्टर पूरा का पूरा बड़ा आलेख के ऊपर डिपेंडेड है और इसमें से 5 मार्क्स के आलेख भी एग्ज़ाम में आते हैं, या तो इसमें से पूछेगा या तो इसमें से पूछ लेगा बड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे। पहले चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र में आलेख। बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र का जो आलेख है बड़ा, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम उसके बारे में समझ लें। सबसे पहले बड़ा अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में बड़ा मैं प्रस्तावना बताऊँगा, यानी थोड़ा सा बेसिक समझाऊँगा। फिर उसके बाद में आकृति और आलेख इन दोनों शब्दों का मतलब बताऊंगा और एग्ज़ाम में बड़ा याद रखना, कभी कभी ना बड़ा आलेख का और आकृति की इन दोनों की परिभाषा पूछ लेता है, एक एक नंबर में एग्ज़ाम में आता है। और सभी बच्चे आकृति किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद रखना पड़ेगा भाई साहब। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आकृतियों और आलेख का, भाई आकृति और आलेख बनाने से फ़ायदा क्या होता है, महत्व क्या है, उसके महत्व के बारे में समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई आकृति और आलेख बनाते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, हम वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बाबू मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि भाई आकृति के कितने प्रकार हैं, जिसमें देखो पहला लिखा है समय आकृति, समय आधारित रेखाकृत है पहला, दूसरा है स्तंभ आकृति है और फिर उसके बाद स्तंभ आकृति के भी प्रकार हैं, जैसे कि सरल स्तंभ आकृति, पास पास की स्तंभ आकृति, विभाजित स्तंभ आकृति। और फिर उसके बाद नया क्वेश्चन है स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाली हमें बातें याद रखना है। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वृत्तांश आकृति क्या होता है। फिर वृत्तांश आकृति की परिभाषा बताने के बाद बताऊंगा कि वृत्तांश आकृति बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, इनके बारे में डिटेल में समझाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बड़ा आलेख के प्रकार समझाऊंगा। आलेख के प्रकार समझाने के बाद बड़ा फिर मैं अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना होता है, यानी किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हमें इस्तेमाल करना है उसके बारे में समझाऊंगा। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, इंटरनेट के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। कॉम्पैक्ट डिस्क को शॉर्ट में कहते हैं सीडी। सीडी का उपयोग कैसे करना है, सीडी का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, अर्थशास्त्र में ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उन सभी के बारे में बड़ा हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। देखो बड़ा अगर ध्यान से समझो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, खाली आपको सबसे पहले इस चैप्टर में ज़्यादातर किसको पढ़ना है बड़ा, देखो ज़्यादा क्या पढ़ना है, एक तो आकृति का और आलेख, इसकी परिभाषा, फिर उसके महत्व, फिर ध्यान रखने वाली बातें, फिर उसके प्रकार, फिर उसके बाद आलेख के प्रकार,
फिर कंप्यूटर के बारे में और इंटरनेट के बारे में और डेटा सीडी के बारे में। इतना अगर आप पढ़ लिए बेटा तो आपका एक चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। देखो बेटा मैं आप लोगों को वही चीज़ समझाता हूँ बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को मत पढ़ो, आप हर एक चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ो। देखो हम समझते हैं कि कभी कभी हम लाइन टू लाइन पढ़ते तो हमारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारे वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है। तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, सत्यम सर है ना सब बता देंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ किताब निकाल के बैठना है और सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है। फिर बेटा अब ये चैप्टर चलाने के बाद अगर आपको लगता है कि सर मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो रहा तो मैं याद करने की टेक्निक भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना डिटेल में समझाऊंगा बेटा। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को क्या करूँगा बेटा मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में घटने वाली विविध आर्थिक घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में हमें असली ज़िंदगी में होने वाले पैसों और चीज़ों से जुड़ी घटनाओं जैसे कि महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी, उत्पादन, इन सभी की जानकारी हमें देता है। कौन देता है, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र हमें क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करता है और उसकी गहराई से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आगे क्या लिखा है, और अर्थशास्त्र में सरकार, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली जानकारी, आंकड़ों को विशेष विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब कि इसमें सरकार, बैंक और विश्व की सबसे बड़ी संस्था, जैसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन सी बेटा, जिसमें वर्ल्ड बैंक होती है, IMF होता है। ठीक है बेटा, इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये किस कैटेगरी में आती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो इससे जो आंकड़े, जो डाटा हमें मिलते हैं उसका खास तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। परंतु जब विशेषज्ञों के द्वारा घटनाओं और उनके विश्लेषणों की चर्चा की जाती है, ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति उसमें रुचि नहीं लेती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब अर्थशास्त्र में कोई एक्सपर्ट आपस में कोई डाटा या आंकड़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो दो विशेषज्ञ हैं, दो ऐसे जानकार व्यक्ति हैं जो आपस में बहुत सारे अलग अलग डाटा के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा, जो सामान्य व्यक्ति होगा, कौन, जो सामान्य व्यक्ति होगा वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो उसमें रुचि नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि आम आदमी को ना ये सब बातें बोरिंग लगती हैं और इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के विषय में मुख्य बातें और प्रजा को समझाने हेतु अर्थतंत्र में हुए परिवर्तनों को चित्र के द्वारा दर्शाया जाए तो सामान्य प्रजा का ध्यान आकर्षित होता है और प्रजा को कुछ निश्चित जानकारी पहुंचती है। यानी नहीं समझे, समझाता हूँ, लेकिन अगर यही बातें सामान्य प्रजा, यही बातें चित्र, ग्राफ और आकृति के रूप में अगर दिखाई जाए, आम जनता को भी क्या होगा, ध्यान जाता है और उन्हें वो भी आसानी से क्या होती है, जानकारी मिल जाती है। यानी जैसे कोई एक्सपर्ट लोग हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, उनको समझना उनको अच्छे से आ जाएगा, लेकिन जो सामान्य प्रजा है, जो आम लोग हैं, अगर उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है तो बड़ा मुझे क्या करता होगा, मुझे चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा या आकृति के द्वारा अगर मैं सामान्य प्रजा को समझाता हूँ तो उनका ध्यान क्या होगा, आकर्षित होगा और इससे जो कुछ प्रजा को हम लोग क्या करेंगे, निश्चित जानकारी पहुँचा पाएंगे। क्लियर हो बेटा। आगे क्या लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए, आगे क्या लिखा है, इस प्रकार विश्लेषणों के विशेष रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में चित्र बनाए जाते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा चित्र कितने भागों में बनाए जाते हैं बेटा, तो चित्र 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, जिसमें पहला चित्र का नाम है आकृति और दूसरा चित्र का नाम है आलेख। बोलो बेटा, अब बताओ क्लियर हुआ बेटा, अब बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बढ़िया से समझ में आया बेटा, सर चीज समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
बस इसी तरीके से बेटा ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे आकृति और आलेख के बारे में परिभाषा, और कितना पढ़ना है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आकृति और आलेख का अर्थ। अब अर्थ पढ़ना तो क्या लिखा है कि सांख्यिकी की दृष्टि से आकृति और आलेख अलग अलग प्रकार के चित्र होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि सांख्यिकी में डायग्राम और ग्राफ, ये दोनों चित्र होते हैं, लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। यानी कि आकृति और आलेख दोनों तो चित्र ही होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से इसका उपयोग में लिया जाता है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग कारणों से किया जाता है। अर्थशास्त्र में आकृतियों और आलेखों का उपयोग अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए क्यों और कब, सामान्य रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आकृति का उपयोग हम कब करेंगे और आलेख का उपयोग हम लोग कब करेंगे, इसके बारे में समझ लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करने की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, आकृति कहते हैं। यानी कि अवलोकित जानकारी को चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करना अर्थात आकृति। ठीक है, यानी जब हमें कोई जानकारी मिलती है, हम उसे चित्र या चार्ट के रूप में दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आकृति कहलाती है बेटा। ठीक है, समझ गए बेटा, आगे क्लियर, यहाँ तक क्लियर बेटा। ये था आकृति, मैं दोनों के बीच में अंतर भी समझा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अवलोकित जानकारी को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग आकृति। ठीक है, क्लियर हो बेटा, यहाँ तक क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। अब आगे क्या लिखा है बेटा, आकृति बनाते समय हमें स्केल माप लिया जाता है। याद रखना, जब भी हम आकृति बनाएंगे उसमें स्केल माप की ज़रूरत पड़ती है। फिर से बेटा, इसमें स्केल माप की ज़रूरत पड़ती है, परंतु उसको बनाने के लिए सांख्यिकी गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पर हमें सांख्यिकी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हमें यहाँ पर यानी आकृति बनाते समय माप यानी कि स्केल माप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गहरी सांख्यिकी यानी मैथ और स्टैटिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर स्टैटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब बिना पढ़े इसको समझ सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग सांख्यिकी की दृष्टि से जानकारी आवृत्ति निरंतर ना हो तो आकृति का उपयोग होता है। यानी ये आकृति कब बनाई जाती है, जब आकृति निरंतर ना हो तो हमें इस तरीके की आकृति बनाई जाती है। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब बेटा, जब आंकड़े का डाटा अगर कंटिन्यू यानी लगातार क्रम में ना हो तो उसे हम वहाँ पर आकृति का उपयोग करते हैं बेटा, जिसे कहते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए ना बेटा, इसे कहते हैं, अगर सवाल में असतत जानकारी दिया है, क्या दिया हो, असतत, आकृति कब बनाई जाती है, जब असतत होता है तब। याद रखना, सतत असतत ये MCQ में भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, ये कब बनाई जाती है, असतत। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं बेटा। दूसरे शब्दों में कहें, आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। यानी अगर आकृति के माध्यम से अगर किसी को समझाया जाए, चित्र के माध्यम से किसी को समझाया जाए, तो वहाँ व्यक्ति खुद बिना इसको देखकर समझ सकता है। यानी इस आकृति को स्वयं स्पष्ट रूप से जानकारी बनाई जाती है। उसको बनाने या सामान्य लोगों को समझाने के लिए सांख्यिकी गहन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सांख्यिकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आकृतियों को यानी आकृतियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सर आकृतियों का उपयोग विज्ञापन करने वाली कंपनियों को आकर्षण पैदा करने के लिए काम आता है। दूसरा, सरकार की जानकारी प्रदान करने के लिए काम आता है। तीसरा, सामाजिक संस्थाओं को जागृति फैलाने के लिए काम आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर आकृति का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। पहला, विज्ञापन करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए उपयोग होता है। तीसरा, सरकार की जानकारी प्रदान करने के लिए होता है। एंड तीसरा, सामाजिक संस्थाओं को जागृत करने के लिए काम होता है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए
आलेख किसे कहते हैं मैडम? क्या लिखा है? आलेख भी अवलोकित जानकारी के चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, इसे आलेख कहते हैं। किंतु आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती, मतलब ये स्वयं स्पष्ट नहीं होती। ये आकृति क्या है? स्वयं स्पष्ट होती है, बट ये स्वयं स्पष्ट होती नहीं है। या ये आलेख कब बनाया जाता है? जब सतत आवृत्ति दिया होता है तब। आलेख कब बनाया जाता है? जब सतत आवृत्ति वितरण दिया गया हो तब। और आकृति कब बनाया जाता है? जब असतत आवृत्ति वितरण दिया गया हो तब। आगे, सतत आवृत्ति वितरण में दी गई जानकारी स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी साधन पड़ता है, मतलब यहाँ पर सांख्यिकी आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर पड़ती नहीं। मतलब अस्पष्ट सांख्यिकी जानकारी के लिए आलेख बनाया जाता है। ये जानकारी कब बनाई जाती है? जब अस्पष्ट जानकारी हो तब। आलेख बनाते समय और उसे समझने के लिए हमें सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपसे पूछेगा भाई आलेख जो है किस लिए जरूरी है? आलेख सांख्यिकी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, याद रखना। इसमें एक चीज़ और बेटा, एक्स और वाई एक्स पर बनाए गए चतुर्थांक, एक से अधिक चतुर्थांक आलेखों का माप हो सकता है, इसीलिए स्केल माप के बिना आलेख बनाना असंभव है। और याद रखना, आलेख कहाँ पर बनाया जाता है? तो सर आलेख हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। आलेख कहाँ पर बनाया जाता है? ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। आलेख का उपयोग शोधकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है और सामान्य प्रजा को समझने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता है, यानी सामान्य प्रजा इसको नहीं समझ सकती है। अब दोनों में मैं अंतर बता दूँ बेटा। देखो बेटा, अगर आपसे पूछें तो आकृति और आलेख क्या होता है? आकृति को हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं और आलेख को हम ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। आकृति में स्केल माप की ज़रूरत पड़ती है और आलेख में स्केल माप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आकृति में सांख्यिकी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आलेख में सांख्यिकी जानकारी की आवश्यकता होती है। आकृति को सामान्य प्रजा आसानी से खुद समझ सकता है, लेकिन आलेख को सामान्य प्रजा आसानी से खुद समझ नहीं सकता है। बोलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बस यही था आकृति और आलेख की परिभाषा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में आकृतियों और आलेख का महत्व जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कितने पॉइंट दिए भाई? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। तो ये पाँचों 5 पॉइंट आपको क्या करना है? बढ़िया से याद करना है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को मैं क्या करता हूँ? समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसको बताओ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है आकृति और आलेख के महत्व। पहला पॉइंट क्या लिखा है? सामान्य रूप से कठिन और अटपटा लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरलता बनता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। मतलब यानी कि जैसे मान लो कोई कठिन चीज़ हो या अटपटा लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम आकृति के माध्यम से क्या कर सकते हैं? उसे सरल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और आलेख के माध्यम से और अधिक स्पष्ट हम लोग बना सकते हैं। यानी जैसे कभी कभी क्या होता है, उत्पादन हो रहा है, मांग हो रहा है या महंगाई बढ़ रही है, तो हम लोगों को कभी कभी समझने में बहुत आसानी हो, मतलब बहुत हार्ड लगता है। तो हम लोग आकृति और आलेख के माध्यम से जटिल और कठिन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों को अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से एक ही आकृति या आलेख में देखा जा सकता है। इसका मतलब अगर हमने किसी आर्थिक चीज़ जैसे कि मान लो महंगाई दर है, उत्पादन है, बेरोजगारी है का कई सालों तक रिकॉर्ड देखना हो, तो हम लोग उसको आकृति और आलेख के माध्यम से एक साथ आसानी से हम लोग उसे समझ सकते हैं। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट क्या है? अर्थशास्त्र में अलग अलग क्षेत्रों में आए हुए परिवर्तन को आसानी से समझा जा सकता है। यानी अलग अलग सेक्टर जैसे मान लो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंक हो गया, ये अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी परिवर्तन आता है, उसे हम आकृति और आलेख के माध्यम से आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है? अर्थशास्त्र में कुछ तत्वों के लिए जैसे वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समय विधि के बीच में तुलना सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। मतलब जैसे अलग अलग वर्ग जैसे कि गरीबी,
अमीरी, अलग अलग वर्ग है ना बड़ा। वर्ग में कौन आता है, गरीबी और अमीरी, ठीक है। प्रदेश में क्या आता है, अलग अलग राज्य आते हैं, ठीक है। क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। समय विधि में क्या आता है बड़ा, जैसे कि साल दर साल, हर साल होता रहता है। आंकड़े की तुलना हम लोग आकृति और आलेख के माध्यम से सरलतापूर्वक उसे कर सकते हैं। एंड पांचवा पॉइंट क्या है, अर्थशास्त्र में कुछ कठिन बातों को समझने के लिए या समझाने के लिए या लिखने वाले या पढ़ने वाले के समय शक्ति की समय बचती है, और क्योंकि आकृति और आलेख के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब अगर आप सब कुछ शब्दों में लिखा गया है, उसे समझने और समझाने के लिए हमें बहुत समय लगता है। जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखा हुआ है ना, और लिखी हुई चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बड़ा अगर यही सारी चीज़ों को मैं पिक्चर दिखा दूँ और पिक्चर के माध्यम से बताऊँ आकृति और आलेख का महत्व, तो आप लोगों को क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और आपको जल्दी से समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बातें आकृति और आलेख के माध्यम से दिखाई जाए ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जिसमें आपकी मेहनत भी बच जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बड़ा। चलिए, तो ये थे बड़ा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है बड़ा, एक पॉइंट और, छठा पॉइंट क्या लिखा है, अर्थशास्त्र में कठिन सिद्धांत और आकृति और आलेख के माध्यम से सरल बना सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र में जैसे कि मांग और पूर्ति का, तो मांग और पूर्ति इसके सिद्धांत काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को, मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे सर मांग क्या है, पूर्ति क्या है, विस्तार क्या है, संकुचन क्या है, ये लोगों को थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन बड़ा अगर हमें इसे समझना है बड़ा, अगर इसे समझना मैं आलेख बना दूँ या आकृति बना दूँ, उसके माध्यम से अगर आप लोगों को समझाऊँ तो आप लोग क्या हो, सरलता से समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, सरलता से समझ सकते हो बड़ा। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, अब बड़ा यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बड़ा, यहाँ पर पॉइंट कैसे याद करना है वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे देखो, पहला पॉइंट्स क्या लिखा है बड़ा, कि कठिन और अटपटे लगने वाले शब्दों को हम सरलता से समझ सकते हैं। दूसरा, अलग अलग तत्वों, अलग अलग वर्षों के रुझान को समझना है तो अलग अलग समझ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी परिवर्तन आता है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समय विधि में कोई भी तुलना करना तो उसे हम आसानी से आकृति और आलेख के माध्यम से समझ सकते हैं। या कोई कठिन बात हो, समझाना हो, समझना हो, तो हम आकृति और आलेख के माध्यम से समझ सकते हैं मैडम। या मान लो कोई कठिन सिद्धांत हो तो वो हम आकृति और आलेख के माध्यम से समझ सकते हैं। क्लियर हो बड़ा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया बड़ा। अब बड़ा यहाँ कल के दिन बड़ा मैं आपको आकृति और आलेख बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, मैं कल उसके बारे में समझाऊंगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बड़ा, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।